Hello students, welcome you again in chemistry class, and today we are going to start a new chapter, that is surface chemistry. This is the fifth chapter of NCERT book class 12th, and in this chapter we will cover so many topics. Let's first discuss what type of topic we will cover in this chapter. First we will cover interstitial phenomena, okay, and then adsorption, physical and chemical adsorption, their classification, mechanism of adsorption, and we will also see the factors which affect the adsorption, and also we will study about the Freundlich adsorption, isotherm, catalyst, colloidal state of solution, and their properties, emulsions. So many things we will study in this chapter about surface chemistry. Okay, so first of all we will start with the definition of adsorption, absorption. चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि adsorption क्या होता है, the accumulation of molecular species, जो molecular species हैं उनका accumulation। अब ये accumulation क्या होता है, molecular species का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, accumulate हो जाना। तो हम यहाँ कह रहे हैं द accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of the solid or liquid is termed as adsorption। तो यहाँ कहने का मतलब है किसी सॉलिड के सरफेस के ऊपर या किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर किसी गैस का या लिक्विड का एक्यूमुलेट हो जाना, वहाँ इकट्ठा हो जाना मॉलिक्यूलर स्पीसीज का, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं। ध्यान रखना वो बल्क के अंदर एंटर नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोई जो सॉलिड है उस सॉलिड के सरफेस के ऊपर ही आपको मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे एक सेकेंड, इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है, सपोज दिस इज़ अ सरफेस। इस सरफेस के ऊपर कोई गैस के छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, या लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो इस तरह से इसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। बल्क के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बल्क के अंदर नहीं जाएंगे और यहाँ पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उसे आप क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन कहेंगे। अब एड्सॉर्प्शन में दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो एड्सॉर्बेट और एक एड्सॉर्बेंट। इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं अपन कि ये क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि एड्सॉर्बेट क्या है। मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और एक्यूमुलेट एट द सरफेस, यानी जो सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है स्पीसीज, ठीक है, या कंसंट्रेट हो रही है जो स्पीसीज, उस स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट, ठीक है। और द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिस मटेरियल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उस मटेरियल को आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझें। इसको यूँ समझें आप, देखिए जैसे कोई आपके पास मेटल का सरफेस है, उस मेटल के सरफेस के ऊपर कोई पर्टिकुलर गैस के पार्टिकल आकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो जो मेटल का सरफेस है, मेटल तो किसका काम करेगा, एड्सॉर्बेंट का, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। और जो गैस के पार्टिकल उस सरफेस के ऊपर आकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट बोलेंगे, ठीक है। एड्सॉर्बेट एक्यूमुलेट होते हैं आकर के एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब एक बार बुक के अकॉर्डिंग देख लें हम। एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। सॉलिड्स particularly in infinite divided state have large surface area, therefore charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloids, metals, ठीक है, finely divided state etc act as good adsorbent। अब एक्चुअली हमने अभी ये देखा कि भाई एड्सॉर्बेंट जो होता है उसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेट आकर के एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो अगर आप किसी सब्सटेंस को फाइनली डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं, तो उसको ब्रेक करने के बाद में जब वो माइन्यूट पार्टिकल में डिवाइड होगा तो उसके बाद में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और नेचुरल है कि एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए एड्सॉर्प्शन इन एक्शन में कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए
if a gas like O2, H2, CO, Cl2, अमोनिया, SO2 इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल, अगर इन गैसेस को हम किसी क्लोज वेसल के अंदर लेते हैं जिसमें हमने चारकोल पाउडर को रखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इज एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेस, उस एनक्लोज्ड वेसल में जो गैस का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। द गैस मॉलिक्यूल कंसनट्रेट एट द सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल के सरफेस पर वो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कंसनट्रेट हो जाएंगे। गैसेज आर एड्जॉर्ब एट द सरफेस, वो सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाती है। बात समझ में आई आपको कि अगर हम इन गैसेस को लेकर के एक ऐसे कंटेनर में रख दें, वेसल में रख दें जिसमें ऑलरेडी हमारे पास चारकोल है, तो इन गैस का प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होना ये शो करता है कि ये गैस चारकोल की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो गई होगी। ठीक है। दूसरा, इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाइस, ऑर्गेनिक डाई का जो सॉल्यूशन होता है जैसे कि मेथिलीन ब्लू हो गया, ठीक है, या फिर व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड, तो उसमें अगर हम एनिमल चारकोल को ऐड कर देते हैं तो और सॉल्यूशन जो है उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं, तो ये देखा जाता है कि मोस्टली द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस, तो फिल्ट्रेट होता है वो कलरलेस हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइस thus accumulate on the surface of charcoal और are adsorbed, उनका भी एड्सॉर्प्शन हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी नीचे भी मिल जाएगा हमको वैसे, लेकिन यहाँ डाई के एड्सॉर्प्शन में हम देख सकते हैं ना, डाई को आप डाई का एक सॉल्यूशन ले रहे हैं और फिर उसके अंदर आपने थोड़ा सा चारकोल डाला, तो जो डाई है उसका कलर जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो चारकोल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, जो रॉ शुगर आती है, कैन शुगर जिसको हम कहते हैं, इसको अगर एनिमल चारकोल के ऊपर से पास किया जाए तो ये कलरलेस हो जाती है। ठीक है, एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एड्सॉर्ब बाय द चारकोल, तो चारकोल उस कलर वाले सब्सटेंस को एड्सॉर्ब कर देता है। ये ध्यान है ना आपको, जो रॉ शुगर होती है वो कलर्ड होती है, येलोइश कलर की होती है, लेकिन वो वाइट क्यों हो जाती है शुगर? वाइट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका कलर जो है वो बॉर्न चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है। ओके, एनिमल चारकोल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द एयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। ठीक है, बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल गेट एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द जेल। अगर सिलिका जेल को आप किसी कंटेनर में रखें और उस कंटेनर को थोड़े समय तक आप बंद करके रखते हैं तो क्या होगा, तो वो जो एयर कंटेनर जो आपके पास कंटेनर है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, या वो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, उसमें मॉइस्चर कम हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगी उसके अंदर की जो एयर होगी। क्यों? क्योंकि उसका मॉइस्चर जो है वो सिलिका जेल एड्सॉर्ब कर लेगा। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं आपको, ये सब एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल हैं। इनमें जो गैसेस सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रही हैं, तो गैसेस तो एड्सॉर्बेट है और सरफेस जो है वो एड्सॉर्बेंट का काम कर रहा है, और कहीं पर जहाँ कलर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो कलर्ड सब्सटेंस जो है वो एड्सॉर्बेट है, और जिसके सरफेस पर वो एड्सॉर्ब हो रहा है वो एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद में थोड़ा सा डिसॉर्प्शन को और समझ लेते हैं। देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट सॉलिड सरफेस कैन होल्ड गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय वर्च्यू ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के कारण जो सॉलिड है वो गैस या लिक्विड को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करके रखता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब सब्सटेंस, जिस प्रोसेस से एड्सॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है इनके सरफेस पर से, ठीक है ना, विच इट इज एब्जॉर्ब, जिसको उसने एब्जॉर्ब कर रखा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। तो हम ये कह सकते हैं डिसॉर्प्शन जो है एड्सॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट है। एड्सॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर गैस या लिक्विड के पार्टिकल एड्सॉर्ब होते हैं, जबकि डिसॉर्प्शन में वो सरफेस पर से हटने लग जाते हैं। ठीक है, उसे हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो अब आपके पास 4 टर्म्स हो गई हैं टोटल। फर्स्ट आपके पास हो गया है एड्सॉर्प्शन, किसे कहते हैं? ठीक है, किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेट हो जाना। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? किसी सॉलिड का या लिक्विड का वो सरफेस जिस पर कि एड्सॉर्प्शन होता है। एड्सॉर्बेट क्या होता है? वो गैस या लिक्विड के पार्टिकल जो सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। डिसॉर्प्शन क्या होता है? कि एड्सॉर्ब्ड जो गैस है या लिक्विड है या पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस को छोड़ करके बाहर चले जाना, उसको डिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको अच्छी तरह समझना। देखिए, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? केवल बी और डी का ही डिफरेंस दिख रहा है मुझे तो। ठीक है,
लेकिन वैसे देखा जाए तो इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन, तो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि किसी लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पर गैस या लिक्विड के पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसे हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखें, एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, जो गैस के या लिक्विड के पार्टिकल है वो बल्क के अंदर तक एंटर हो जाते हैं, ठीक है, बल्क के अंदर तक चले जाएंगे। जैसे आप देखिए ये हमारे पास एक सरफेस है सपोज, ठीक, और गैस के पार्टिकल जो बाहर की तरफ हैं, सपोज ये जो गैस के पार्टिकल हैं, आप देख सकते हैं गैस के पार्टिकल हैं, ये गैस के पार्टिकल सीधे बल्क के अंदर तक आ जाएं, इस तरह से अंदर तक आ जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अगर सरफेस पर ही रहेंगे तो क्या है, एड्जॉर्प्शन है, सॉरी, और अगर अंदर आएंगे तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस भी होते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन जो होता है एडी एड्जॉर्प्शन, वो सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है, पूरे बल्क के अंदर होता है। एड्जॉर्प्शन को अगर हम कंपेयर करें एब्जॉर्प्शन से, तो एड्जॉर्प्शन जो होता है एक्चुअली बिगिनिंग के अंदर उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लग जाती है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो सेम स्पीड से कॉन्स्टेंटली होता है जब तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें हम, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक, अगर आप किसी चॉक स्टिक को इंक के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ गिवन है कि व्हेन अ चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक, ठीक है, तो क्या होता है, द सरफेस रिटेन द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन, तो थोड़ा बहुत कलर तो सरफेस के ऊपर आ जाएगा जहाँ रिटेन करेगा वो, जो तो एड्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, मॉलिक्यूल के एड्जॉर्प्शन की वजह से। वाइल द सॉल्वेंट ऑफ द इंक गोज डीपर इनटू द स्टिक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, जबकि जो इंक का सॉल्वेंट है वो अंदर तक समा जाएगा, ठीक है, बल्क फिनोमिना करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बेटा। अब इसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक, जब आप उस चॉक स्टिक को तोड़ के देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे इट इज फाउंड टू बी वाइट फ्रॉम इनसाइड, कि वो अंदर से वाइट ही है, ठीक है, जो कलर है वो केवल आउटर सरफेस पर ही था। और डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर आर एड्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। देखिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होती है, ध्यान रखना, वो वाटर वेपर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब्ड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। अगर आप देखो दो आप कंटेनर लें, ठीक है, एक कंटेनर में सिलिका जेल और दूसरे में आप कैल्शियम क्लोराइड ले लें, तो क्या होगा, तो जो वाटर वेपर है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो तो उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि जो सिलिका जेल है वो उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर, बल्क के अंदर वाटर वेपर चले जाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ना ध्यान रखना, स्टार पॉइंट कह सकते हैं इसको, स्टार पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें आप अच्छी तरह से, स्टार पॉइंट। आगे चलें, अब देखिए इसके बाद में बात आती है इन एड्जॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट while in absorption concentration is uniform throughout the bulk of the solid। जैसे मैंने अभी बिगनिंग में बताया था आपको कि जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो तो कॉन्स्टेंटली होता रहता है जब तक कि जो कंसंट्रेशन है वो सब जगह इक्वली नहीं हो जाए, यूनिफॉर्म नहीं हो जाए। लेकिन एड्जॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर ही बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बोथ adsorption and absorption can take place simultaneously also। The term absorption is used to describe both the process। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने अभी चौक का एग्जांपल लिया था, ठीक है, अगर आप चौक को इंक में डिप करते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और एड्जॉर्प्शन भी होता है। तो अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ज़ॉर्प्शन, ठीक है। तो आपके पास ज़ॉर्प्शन एक नई टर्म और आ गई है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन हो गया,
एड्जॉर्बेट हो गया, एड्जॉर्बेंट हो गया, ठीक है, डिजॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और डिजॉर्प्शन हो गया। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। चलिए अब आगे चलें, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं कि एक्चुअली ये होता कैसे है। ठीक, इसको समझते हैं। इसको आप यूँ समझें, देखो यहाँ तो पूरा थ्योरेटिकल वो दे रखा है मामला, तो मैं इसको आप थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से। देखिए अगर मैं किसी लिक्विड को लेता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए लिक्विड के जो सरफेस वाले पार्टिकल हैं उनको कंसिडर करें। ठीक, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, इसको समझने में आसानी रहेगी हमें। यहाँ से एक पेन ले लेते हैं, एक सेकेंड, ये पेन ले लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं हम, ये मैंने एक कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर लिक्विड फिल कर दिया है यहाँ तक, ठीक है। अब इस लिक्विड के अंदर अपन दो तरह के पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, एक तो वो पार्टिकल जो कि सरफेस के ऊपर है, एक वो पार्टिकल जो कि यहाँ लिक्विड के सेंटर के अंदर है। अब हमें पता है कि जो सेंटर में है पार्टिकल वो चारों तरफ से और दूसरे पार्टिकल से सराउंडेड है, ठीक है। तो नेचुरल है, इस पर जो फोर्स लग रही है, पास वाले जो पार्टिकल हैं यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी लगा रहे हैं, यहाँ से भी लगा रहे हैं, मतलब हर तरफ से फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी ना बेटा, जो F की वैल्यू होगी यहाँ पर, नेट फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कौन से पार्टिकल की, जो कि हमारे पास सरफेस के ऊपर है, तो ये सरफेस पर जो फोर्स लग रही है सरफेस वाले पार्टिकल पर, वो आप देख सकते हो इनवर्ड लग रही है, केवल नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है। तो क्योंकि इनवर्ड फोर्स लग रही है तो नेचुरल है कि पूरे सरफेस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब नीचे की तरफ एक इनवर्ड फोर्स फील करेंगे। तो उस फोर्स की वजह से पूरे सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और अगर उस टेंशन की वजह से या कहें कि एक इम्बैलेंस फोर्स क्रिएट हो गई है वहाँ पर सरफेस पर, अब अगर कोई गैस के पार्टिकल इस सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, दे विल आल्सो ऑब्जर्व दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो सरफेस पर जो गैस के पार्टिकल आएंगे वो भी क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जैसे गैस के पार्टिकल हैं ये भी उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, यहाँ अट्रैक्ट होंगे। तो यही प्रोसेस क्या है, एड्जॉर्प्शन है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको थर्मोडायनेमिकली और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एड्जॉर्प्शन में होता क्या है। अब मुझे ये बताएं कि जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को, है ना। जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, मैंने कहा कि इस एड्जॉर्प्शन में गैस के जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। जब एड्जॉर्ब होंगे तो नेचुरल है कि अट्रैक्शन फोर्स से वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स को फील कर रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स है तो एक वीक बॉन्ड भी बनेगा लिक्विड के बीच में और उन गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो कि एड्जॉर्बेट है। हमें पता है कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या कोई अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है तो एनर्जी कुछ ना कुछ लूज जरूर होगी, क्योंकि उतनी ही उसकी जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी जितनी वो एनर्जी रिलीज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्जॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जब एड्जॉर्प्शन के टाइम पर गैस के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में वो जुड़ जाते हैं। गैस के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पर या लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के सरफेस पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना। आपको ये भी पता है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होती है। एक सेकेंड, इसको ज़रा रफ कर दें, ओके। चलिए, तो मैं कह रहा था कि डेल एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। थोड़ा साइन गलत लग गया, इसको सही कर देते हैं। कोई नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो मैं कह रहा हूँ डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होना, ठीक है, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होना, तो हम इसको बोलते हैं
कि इसकी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, गैस के पार्टिकल जुड़ रहे हैं, एनर्जी बाहर निकल रही है और एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, यानी चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान से सुने इसमें कि अगर मान लीजिए इसमें डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो रही है और हमें ये पता है कि जब गैस के पार्टिकल सॉलिड के सरफेस पर या गैस के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पर रिटेन करेंगे तो उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, उनका मूवमेंट बंद ही हो जाएगा एक तरह से। और जब मूवमेंट बंद होता है तो उस समय उनकी जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, मेजर ऑफ रैंडमनेस। मतलब किसी भी सिस्टम में जितनी रैंडमनेस होगी या जितना मूवमेंट होगा, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी उसकी एंट्रोपी हाई होगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट कम होगा, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो रैंडमनेस कम हो जाएगी, उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, एंट्रोपी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में हमें पता है कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है ना, ध्यान रखना है। मैंने दो चीज़ें बताई हैं अभी आपको, मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक तो मैंने बताया कि जब ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास में जो डेल एच की वैल्यू है, डेल एच, ठीक है, ये डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है। दूसरा मैंने कहा डेल एस, ठीक है, डेल एस एंट्रोपी चेंज, ये भी क्या है, नेगेटिव है। दोनों चीज़ें नेगेटिव हो गई है। अब अगर हम गिब्स एनर्जी, एक हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होती है, देखो उस हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को अगर हम लें, ये इक्वेशन दिख रही है आपको, ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। तो इस हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में मैं अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूँ, ठीक है, और डेल एस की वैल्यू को भी नेगेटिव पुट करता हूँ, तो बेटा मेरे को डेल जी की वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या आनी चाहिए। सोचें आप, डेल एच नेगेटिव, डेल एस नेगेटिव, तो डेल एस नेगेटिव है, टी भी नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू वहाँ हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव। ठीक है, और डेल एच को नेगेटिव रखा है अपन ने। तो यहाँ अब ये सारी चीज़ें नेगेटिव आने के बाद में आपके पास जो रिलेशन आ रहा है, उसमें अगर आप गौर करें, मेरी बात पे ध्यान कर देना है ना, गौर करें, तो अगर मैं टी की वैल्यू बढ़ाता हूँ, सपोज टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, इस इक्वेशन में मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, तो आप देखना टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल जी की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, बेटा पॉजिटिव आएगी। क्योंकि डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होने पर, ये डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होने पर आपके पास जो माइनस टी डेल एस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो नेचुरल है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपके पास डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होना मतलब गिब्स एनर्जी चेंज अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा। अगर हमें एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कराना है तो हमें टी की वैल्यू यानी टेम्परेचर क्या चाहिए, कम करना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर को कम करूँगा तो नेचुरल है नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उस कंडीशन में फिर डेल जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है। तो यहाँ समझने वाली ये बात है कि अगर हमें एड्जॉर्प्शन कराना है, कोई एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कराना है, तो हमारे पास टेम्परेचर कम होना चाहिए। जब टेम्परेचर कम होगा तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना बेटा, थर्मोडायनेमिकली इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, जो ये प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, इसको हम थर्मोडायनेमिकली क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब हम टेम्परेचर को कम रखते हैं। ठीक है, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। ठीक है, इसकी स्पॉन्टेनिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, आगे चला जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन की। चलिए अब टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करें तो देखिए, एड्जॉर्प्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिंपली। एक तो हमारे पास होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब इससे क्या मतलब है समझना। देखिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभी मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर गैस किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर या सॉलिड के सरफेस के ऊपर वीक वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट होकर के एक्यूमुलेट हो जाए,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देखें, इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द एड्जॉर्प्शन इज टर्म्ड एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है। और व्हेन द गैस मॉलिक्यूल और ऑफ एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, और अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे, केमियोजॉर्प्शन बोलेंगे। केमिकल बॉन्ड बनेगा तो केमियोजॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझें आप, एक चीज को और एक्सप्लेन करते हैं अपन यहाँ पर। जैसे आप देखो, कोई भी गैस जो किसी पर्टिकुलर लिक्विड या पर्टिकुलर सॉलिड के साथ में रिएक्शन करती है, तो जब वो उसके सरफेस पर आती है तो सरफेस पर आकर के वो केमिकली जुड़ती है, केमिकल बॉन्ड बनाती है, तो उसे हम कहेंगे कि वहाँ केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन अगर गैस उस सॉलिड के से रिएक्शन नहीं कर रही है सॉलिड के सरफेस के साथ में, तो वो केवल वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ेगी, और उसे हम कहेंगे कि वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है या फिजियोजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ध्यान रखें, जो गैस के पार्टिकल ऑलरेडी एड्जॉर्ब हैं, ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो नेचुरल है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, वो उसको ओवरकम कर लेंगी एनर्जी, और वो बॉन्ड ब्रेक होगा और वो सरफेस छोड़ करके जाने लग जाएंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि ये जो डिसॉर्प्शन होता है ना बेटा, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन में फास्ट रेट से होता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो बिगिनिंग में तो जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में जो आप टेम्परेचर देते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन में, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी में काम में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो शुरू में दिया गया जो टेम्परेचर है, वो हीट है, वो एक्टिवेशन एनर्जी में काम में आएगी, उसके बाद में फिर डिसॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, इनको स्टडी कर लेते हैं अपन। देखिए, तो पहला यहाँ पर आपको दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोजॉर्प्शन का, कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी की कमी कैसे है, समझे। जैसा मैंने कहा कि कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो सकती है फिजिकली, जिसको हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई भी गैस किसी भी सरफेस पे जाकर के एड्जॉर्ब हो सकती है। दूसरा आता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दो चीज होती है, बताया था आपको। एड्जॉर्बेट वो सरफेस जिस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, एड्जॉर्बेंट सॉरी, और एड्जॉर्बेट उस लिक्विड या गैस को कहते हैं जो एड्जॉर्प्शन करता है। तो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय द सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। कितनी गैस एड्जॉर्ब होगी वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसी गैसें या ऐसी गैसेस जो कि इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, वो बहुत आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, जो लिक्विफाई नहीं होती आसानी से, उनको एड्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, या वो आसानी से एड्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। या कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको स्टडी जरूर कर लें आप। इसके बाद नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल नेचर। अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, तो देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा उस फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और हमने ये भी पता है कि ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन या कोई भी एड्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब मान लीजिए आप दोबारा से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि वो जो बॉन्ड बने थे वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे और गैस सरफेस को छोड़ के जाने लग जाएगी। ठीक है, तो उसका अपोजिट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी यही है। जैसे आप देखो इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सॉलिड गैस मिलकर के गैस सॉलिड के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रही है और हीट इवॉल्व कर रही है। अब अगर वापस से इस प्रोसेस को हीट दी जाए तो क्या होगा, तो वापस से क्या होगा, वो सॉलिड और गैस अलग अलग हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ये देखें प्रेशर का भी इफेक्ट है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है वो लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पर एड्जॉर्ब होती है। ठीक है, लेकिन
अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वापस डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सरफेस एरिया की बात करें, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी, कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं बाय चेंजिंग द सॉलिड इनटू पाउडर फॉर्म, या उसको माइन्यूटली डिवाइड कर दें, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो नेचुरल है कि एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है कि जब एड्जॉर्प्शन होता है तो हीट चेंज होती है, एंथैल्पी चेंज होती है। हमने कहा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, तो हीट इवॉल्व होगी, नेचुरल है। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्योंकि बॉन्ड ही वीक बनते हैं, अब क्योंकि बॉन्ड वीक बन रहे हैं तो नेचुरल है कि वहाँ पर एनर्जी भी कम रिलीज होगी। इसलिए इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है उसकी वैल्यू 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल तक होती है। ठीक है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब बात करते हैं हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की। तो देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है ना बेटा, वो हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक से मेरा मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर सॉलिड के सरफेस पे जाकर के एड्जॉर्ब होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस किसी भी सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाएगी, एक पर्टिकुलर गैस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है एड्जॉर्ब ऑन द मेटल बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, मेटल के साथ ऑक्साइड बना लेती है और एड्जॉर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन इज एड्जॉर्ब बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है तो एड्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो एड्जॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो एड्जॉर्प्शन होता है, कीमियोजैप्शन जो होता है, वो एक्चुअली वो कैसा होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, चलिए रिवर्सिबिलिटी की बात करें। इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल कैसे कि जैसा अभी मैंने बताया कि एक बार अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन हो गया तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगी, सॉलिड के सरफेस के ऊपर लिक्विड जब एड्जॉर्ब होगा तो एक केमिकल रिएक्शन करेगा और न्यू लेयर बना देगा, एक नए सब्सटेंस की लेयर बन जाएगी। तो अब आप उसको हीट करेंगे तो वो लेयर रिमूव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सेम वही प्रोसेस है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं फिजियोजॉर्प्शन से, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं और केमिकल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो आप ध्यान रखें इसमें जो हीट ऑफ या कहें एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 80 से लेकर के 240 किलो जूल पर मोल तक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब देखिए इनके बीच में कुछ डिफरेंस दिए गए हैं। वैसे तो मैंने अभी इनको डिस्कस कर लिया है आपके साथ में, लेकिन इनको आप ज़रूर पढ़ लें ना। अभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं ये पॉइंट्स, इनको पढ़ लेना। एक हाँ कुछ पॉइंट जो यहाँ डिस्कस नहीं हुए वो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। हाँ, एक ये मल्टी लेयर वाला आप देख सकते हैं बेटा इसमें, जैसे ये जो है फिजियोजॉर्प्शन जो है ये इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन द एड्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, जबकि जो कीमियोजॉर्प्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर होता है, लेयर वाला बनाता है। क्यों, ऐसा क्यों है समझना, क्योंकि जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो हमें पता है कि केमिकल बॉन्ड तो बनता नहीं है, तो एक लेयर आ गई, उसके बाद भी अगर वो फोर्स बैलेंस नहीं हुई है तो वापस से गैस के जो पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे वो एक लेयर और बना देंगे, फिर भी बैलेंस नहीं हुई है तो एक लेयर और बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी लेयर बन जाती हैं। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मेटल के सरफेस पर अगर एक लेयर बन गई तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि गैस वापस उसके साथ रिएक्ट करे या उसके साथ में बॉन्ड बनाए। तो एक ही लेयर बनाने के बाद में जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर की ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए अब इसके बाद ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद, लेट मी चेक। ओके, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसको समझते हैं हम। आइसोथर्म क्या होता है? आइसो मीन्स कांस्टेंट और थर्म मीन्स टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और उस समय हम यहाँ पर प्रेशर के बीच में और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसे हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए लिखा है डेफिनेशन में
कि वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय एड्जॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ कर्व्ड टर्म एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसको बिल्कुल आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन अ कर्व इज ड्रॉन बिटवीन extent of adsorption and pressure, that curve is called, that graph is called adsorption isotherm। ओके, अब एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था फ्रेंडलिच। अब फ्रेंडलिच ने एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था, है ना। उस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में 1909 में इन्होंने ये रिलेशनशिप बताई थी इनके बीच में। तो यहाँ पर देखो हम जो देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं x/m। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो x/m है, ठीक है, यहाँ पर समझना बेटा मेरी बात को ध्यान से। x यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एड्जॉर्बेट को, ठीक है, यानी वो गैस या लिक्विड के पार्टिकल जो किसी सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो x से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और m जो है वो है हमारे पास में उस सॉलिड या लिक्विड का सरफेस जिसको हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। तो x तो एड्जॉर्बेट है और m एड्जॉर्बेंट है। तो एड्जॉर्बेंट पर जितना एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब होगा उसे हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो x/m जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को बताता है, मतलब जितना ज़्यादा x/m की वैल्यू होगी एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे ना अलग अलग प्रेशर पर मेज़र करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके। तो जब आप ये काम करेंगे तो यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ हर टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ एक टाइम ऐसा आता है कि एक हाई प्रेशर पर आकर के जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है, ठीक है। तो जिस प्रेशर पर आगे एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, एड्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। ध्यान रखना, सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। तो आप जैसा इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं या इसको ऑब्जर्व करें कि ये यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इस पॉइंट को आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर x/m जो है वो p के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर एक चीज़ और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि प्रेशर कम है, ठीक है, प्रेशर कम है तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, ठीक है, कम टेम्परेचर पर वो ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 195 केल्विन, ठीक है, 195 केल्विन पर आप देखिए ये जो आपके पास कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है लगभग, है ना, लगभग यहाँ से स्ट्रेट जा रही है। फिर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो आप देखो वो लाइन का कर्व जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। फिर आपने टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया तो वो डाउनवर्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है। प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर एक पर्टिकुलर टाइम पर हर टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर आप देख लें इसको, चाहे इस टेम्परेचर पर देखें चाहे इस टेम्परेचर पर देखें, तो यहाँ पर आकर के ये पैरेलल हो गई हैं इसके, है ना, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वो प्रेशर जिस पर एड्जॉर्प्शन बंद हो जाता है हाई प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और अपन इसमें देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो 3 रिलेशन आई थिंक यहाँ देने चाहिए, एक तो लो प्रेशर पर, एक मीडियम प्रेशर पर और एक हाई प्रेशर पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर जो है बेटा, लो प्रेशर पर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पर शायद आई थिंक शो नहीं किया हुआ है, बाकी मीडियम प्रेशर पर दिया हुआ है कि जब मीडियम प्रेशर होता है तो उसमें रिलेशनशिप जो है इसकी यहाँ पर ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो मीडियम प्रेशर पर यहाँ x/m जो है वो p⁻1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो k आ जाता है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं आपको इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पर k दिखाई दे रहा है, ठीक है। k कांस्टेंट है जो एड्जॉर्बेंट जो है उस पर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, गैस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपके पास कॉन्क्लूजन ये आता है, ठीक है। log x/m इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। सॉल्व किससे करना है इसको?
आपके पास जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में देखो यहाँ, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है बेटा आपके पास ये चीज़, ये तो y एक्सेस पर लें आप, ठीक है। और इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद प्रेशर जो है ये आप x एक्सेस पर ले लेंगे, और 1/n जो है ये आपके पास इंटरसेप्ट का काम करेगा, ठीक है। और log k जो है, log k जो है बेटा वो इंटरसेप्ट का काम करेगा, ठीक है। और ये जो 1/n है आपके पास में, ये 1/n जो है ये m का काम करेगा, जो स्लोप बताएगा, ठीक है। ये जो है आपके पास, ये स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो m को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपके पास में बन गई है, ठीक है। x/m जो है वो y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन y एक्सिस पर, और जो इंटरसेप्ट है वो log k हो जाएगा, और 1/n जो है वो m, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, उसको शो करेगा, और log p जो है वो x एक्सिस पर आएगा। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाएंगे इसके बीच में, तो उस ग्राफ को भी हम लोग क्या कहते हैं, या जो प्लॉट बनाते हैं उस प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म कहते हैं ना। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाएगा उसे, ठीक है। और यहाँ पर ये डायग्राम भी देखो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये इक्वेशन, ये जो हमने यहाँ दिख रहा है हमें जो प्लॉटिंग जो है इस यहाँ पर log x/m और log p, इनके बीच में वो अपने इस इक्वेशन से बनाई है, ठीक है। और ये किस पर है, ये मीडियम प्रेशर पर है, ध्यान रखिए, ये मीडियम प्रेशर पर हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये इसमें आपको समझ में आ गया ना बेटा क्या चीज़ है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको ना, और थोड़ा क्लियर हो जाए कि यहाँ पर देखो जो y एक्सिस है हमारे पास में, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर हमने क्या यूज़ में लिया है, log x/m यूज़ में ले लिया, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम नीचे देखें इसमें log p जो है, ठीक है, log p आपको कहाँ नज़र आएगा, log p x एक्सिस पर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। ये पेंसिल आ गई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पेंसिल आ गई है, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है log p। और अगर हम आगे देखें स्लोप, तो स्लोप जो है आपके पास में वो 1/n है, ठीक है ना, 1/n, ये जो स्लोप दिख रहा है हमें, ये 1/n को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है, उसके बाद हमारे पास बचता है इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो नीचे दिख रहा है हमें ये, ठीक है, सॉरी, ये जो नीचे दिख रहा है ये इंटरसेप्ट है log k, गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ इसमें हो ही गई है, तो ये हमने बता ही दिया है कि किस पर क्या डिपेंड करता है। एक बार इसको और बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था मीडियम प्रेशर पर जो है ना वो आपके पास x/m की वैल्यू जो है वो p⁻1/n पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। जो 1/n में ध्यान रखें n की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर रहती है। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर की बात करते हैं तो ध्यान रखना, हाई प्रेशर पर अगर 1/n की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, तो आपके पास में कांस्टेंट हो जाएगा प्रेशर। और इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको ये मीडियम प्रेशर के लिए दिया गया है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे आप देखिए एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज में भी हम एड्जॉर्प्शन को देख सकते हैं। अभी हमने जो देखा था वो गैसियस फेज के लिए देखा था, ठीक है। तो सॉल्यूशन फेज के लिए भी सेम वही रूल फॉलो करने होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि जैसे जब हम सॉल्यूशन उसकी गैस की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रेशर यूज़ में लेते हैं, और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म काम में लेते हैं। बाकी सारे रूल्स उनके लिए सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो एक बार चलो इसको अपन पढ़ और देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। सॉलिड्स कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन आल्सो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल। अगर आप एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को चारकोल के साथ में शेक करते हैं तो अ पार्ट ऑफ एसिड इज एब्जॉर्ब बाय द चारकोल, तो चारकोल थोड़ा सा एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कंसंट्रेशन है एसिड की सॉल्यूशन में वो कम हो जाएगी,
सिमिलरली द लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल, लिटमस सॉल्यूशन को भी आप चारकोल के अंदर रखेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट, उसको मैग्नीशियम रिएजेंट के अंदर अगर रखेंगे आप तो प्रेसिपिटेट जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। द कलर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्सन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन मेड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अब क्या ऑब्जर्वेशन किए हमने, देखें। पहला, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने गैस के लिए देखी थी, वो डिक्रीज हो रही थी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे। सिमिलरली द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, सिमिलरली द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑन सरफेस एरिया, ये भी सेम उसी के अकॉर्डिंग है। सरफेस एरिया बढ़ने के साथ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड द एब्जॉर्बेट, इन दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर दोनों में रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं। और एक लास्ट है हमारे पास में, नेचर तो खैर हमने बता ही दिया है। और इसी तरह से अब अगर मैं इसको मीडियम प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर इनके लिए रिलेशन देखना चाहूँ तो आसानी से देख सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे आप देखो, फर्स्ट जो है ये मीडियम कंसंट्रेशन पर बनाया गया कि मीडियम कंसंट्रेशन पर x/m जो है वो c यानी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसकी 1/n पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो k आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आप इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करने पर आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहाँ हमने पिछले वाले उसमें P काम में लिया था, ठीक है, प्रेशर काम में लिया था, वहाँ हमारे पास में ये क्या आ गया है, कंसंट्रेशन आ गई है, C आ गया है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर हमें किसी कंटेनर में, किसी वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है, ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आप एक पर्टिकुलर चारकोल काम में ले सकते हैं जो कि उसमें जो एयर की ट्रेस है या जो गैस है उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसे हम इवैक्यूलेट कर पाएंगे, है ना, वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो आसानी से ये काम किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गैस मास्क। गैस मास्क में क्या होता है, एक्चुअली एक्टिवेटेड चारकोल को लगा के रखा जाता है। ठीक है। और ये एक्टिवेटेड चारकोल जो है, जो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग करने पर हमें पता है कि पॉइजनस गैस हम बाहर निकालते हैं, तो वो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। तो उसमें भी काफ़ी यूज़फुल है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सिलिका और एल्यूमिना जेल जो है वो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, है ना। कुछ जो आपने देखा होगा कि हम लोग जो कुछ आर्टिकल्स वगैरह ख़रीदते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स खरीदते हैं, तो उसमें कई जगह पर आपको चारकोल बैग मिल जाएगा। उसके अंदर जो चारकोल बैग जो है मॉइस्चर को गेन करने के लिए रखा जाता है कि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहे। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से अगर हमारे पास कोई कलरिंग मैटर है उसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो जैसे हमने बताया था कि शुगर जो येलो कलर की होती है, रॉ शुगर, उसको अगर एनिमल चारकोल के ऊपर से पास करते हैं तो उसका येलो कलर डिसअपेयर हो जाता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, देखिए बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में होती है। तो सॉलिड जो होता है वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का काम करता है और सरफेस प्रोवाइड कराता है। तो वो सरफेस मतलब एड्सॉर्बेंट की तरह काम करेगा लिक्विड के लिए, लिक्विड एड्सॉर्बेट की तरह, और वो सॉलिड एड्सॉर्बेंट की तरह काम करेगा। तो गैस या लिक्विड के पार्टिकल उसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे रिएक्शन में काम में आते हैं। जैसे आपने देखा हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जब ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसमें निकल कैटलिस्ट काम में आता है, तो उसका भी वर्क यही है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस करना।
इसके बाद में है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय एड्जॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए क्या होता है इसमें, ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, बट चारकोल जो है उस डिफरेंट टाइप ऑफ गैस को डिफरेंट अमाउंट में एड्जॉर्ब करता है। तो अब मिक्सचर ऑफ नोबल गैस अगर हमारे पास में है, उसको हम सेपरेट करना चाहें तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं कोकोनट चारकोल से डिफरेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस के लिए एड्जॉर्प्शन पावर अलग होती है इसकी, कोकोनट चारकोल की। क्यूरिंग डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी काम में आता है। बहुत सी ऐसी डिजीज़ेस, मतलब बहुत से ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। एक्चुअली वो जो मेडिसिन्स होती हैं वो जर्म को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, और उनको किल कर देती हैं। फ्लोटेशन मेथड, ये आपके मेटलर्जी वाला जो पोर्शन है वहाँ पर हम पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन अभी आप इसको ये समझ लें कि लो ग्रेड सल्फाइड ओर इज़ कंसनट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अर्थली मैटर बाय मेथड यूजिंग पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर होता है उसको काम में लेते हैं और सल्फाइड ओर को आप इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर है वो अपने सरफेस के ऊपर जो ये पाइन ऑयल है, फ्रोथिंग एजेंट है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस काम में आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स क्या है बेटा? Surface of certain precipitates such as silver halides have a property of absorbing some dyes like eosines, fluoresceins। मतलब कुछ एड्जॉर्बेंट इस तरह के होते हैं जो अपने सरफेस के ऊपर डाइज को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डाइज को सेपरेट करने के लिए भी उन्हें काम में लिया जाता है, ठीक है। क्रोमोग्राफिक एनालिसिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। Chromographic analysis based on the phenomena of adsorption find a number of applications in analytical industrial field। खास करके एनालिटिकल प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट कलर के सब्सटेंस को एक दूसरे से एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल से सेपरेट किया जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में मेटलर्जी वाले चैप्टर के अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कैटालाइसिस के बारे में। कैटालाइसिस किसे कहते हैं? देखिए ऐसी सारी रिएक्शंस जिनके अंदर कैटलिस्ट यूज में आते हैं, ठीक है, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर वो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम कैटालिसिस कह देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया पोटेशियम क्लोरेट, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोजेज स्लोली गिविंग डाइऑक्साइड। अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली तो वो डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन को, डाइऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, जो लगभग 653 केल्विन से 873 केल्विन है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर। अगर हम यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड काम में ले लें, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड काम में ले लें, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में टेम्परेचर जो है 473 और 633 के बीच में ये रिएक्शन हो जाएगी, एक्सेलरेट कर लेगी अपनी रेट को। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको ऐड किया मैग्नीज डाइऑक्साइड को, तो ये खुद तो अनचेंज ही रहा, मास में कोई चेंज नहीं आया, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसने रिएक्शन को एक्सेलरेट कर दिया। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें तो हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट, ठीक है। इसने खुद ने किसका काम किया? कैटलिस्ट का काम किया, ठीक है। लेकिन इस तरह की रिएक्शन जिसमें हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो कैटालिसिस की डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि कैटालिसिस किसे कहते हैं, देखते हैं। देखिए तो यहाँ एक सिंपल सी टर्म है, सब्सटेंसेस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्व्स रिमेन केमिकली क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन नोन एज कैटलिस्ट एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस। उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? कैटालिसिस बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एक और देखते हैं हम आगे, प्रमोटर और पॉइजन्स में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रमोटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो बढ़ा देते हैं,
ठीक है। और पॉइजन वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे हमारे पास में हैबर प्रोसेस है, ठीक है। हैबर प्रोसेस के अंदर जब हम अमोनिया की मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस मैन्युफैक्चर के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक तो मॉलिब्डेनम प्रमोटर की तरह काम में ले रहे हैं, ठीक है, और आयरन जो है उसको कैटलिस्ट की तरह काम में ले रहे हैं। तो आयरन तो कैटेलाइज कर रहा है, लेकिन प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम उसको प्रमोटर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हैबर प्रोसेस बेटा, इसका नाम ध्यान रखना, बहुत काम का है, आगे भी आएगा वैसे ये प्रोसेस दोबारा से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आई थिंक बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपका 55 मिनट का वीडियो हो गया है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है ना। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे हम यहीं वीडियो को ऑफ करते हैं।